हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, यहां से केमिस्ट्री शुरू होती है, ये नींव है केमिस्ट्री की। तो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीजें इस चैप्टर में आने वाली हैं। इन सारी बातों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज एक एक को लेकर के अपन समझेंगे। अब इसमें पैटर्न अपना ये रहेगा कि साथ में अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। टेक्स्ट बुक में कौन सी चीज कहां दी हुई है, कौन सा कंसेप्ट कहां है, उनको साथ साथ समझते चलेंगे। जहां जो क्वेश्चन अपने को करना होगा उसके साथ साथ एग्जांपल्स क्वेश्चन वो भी करते हुए चलेंगे। और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स में कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है, नोट डाउन करनी है, वो बातें भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। तो वो बातें आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और सारे कंसेप्ट को यहां पर अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे ही। तो आपके कंसेप्ट और फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे। यहां से आप अच्छे से अगर इनको तैयार करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत सॉलिड होने वाली है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में आप छोटी क्लासों से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आते हैं। यहां पर एक अच्छे लेवल पर हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले ये एटम का या परमाणु का जो विचार है ये कैसे आया, इसके बारे में ये एक लाइन जो है यहां पर, इसको देखिए आप। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में विविधता, डाइवर्सिटी, उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में विविधता से पथ रेखित होती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम देखते हैं कि जो तत्व हैं, बहुत सारे तत्व आप जानते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बहुत सारे तत्व हैं। इन तत्वों के रासायनिक व्यवहार में विविधता देखते हैं हम। कुछ तत्व ऐसे हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कई द्रव अवस्था में, कई गैस अवस्था में है। कोई धातु की तरह व्यवहार कर रहा है, कोई अधातु की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और कुछ तत्व सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब तत्वों के रासायनिक व्यवहार में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो हमारे दिमाग में एक ये प्रश्न आता है कि क्यों है तत्वों के व्यवहार में, उनके रासायनिक व्यवहार में, केमिकल बिहेवियर में यह अंतर क्यों है? सारे तत्व एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते, तत्व अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? तो उसके मूल में, उनके व्यवहार में अंतर का जो मूल कारण है वो क्या है, ये कहना चाह रहा है कि उनके रासायनिक व्यवहार में जो विविधता है उसकी वजह है उनके परमाणुओं की संरचना में निहित विविधता। यानी तत्व के व्यवहार में जो अंतर आप देख रहे हैं वो इस वजह से है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की जो संरचना है उसमें अंतर है। सभी तत्वों के परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी संरचना अलग अलग होती है। और जिस फंडामेंटल यूनिट से तत्व बना हुआ है, जो संरचनात्मक इकाई है उसकी परमाणु, उसमें अंतर है, तो उससे बना वो जो तत्व है उसके व्यवहार में भी अंतर होगा। तो ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है। यहां से परमाणु की जो थॉट है वो डेवलप होती है और आगे तक जाती है। तो करें स्टार्ट इस बात को। चलिए अब बात करते हैं कि भाई हम अगर पीछे जाएं कि किस तरह से शुरू में ये पता चला कि भाई पदार्थ होते हैं, उनका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है, वो परमाणु होता है, इस बात तक कैसे पहुंचे। तो देखिए, बहुत समय पहले से, प्राचीन समय से ही जो भारतीय और जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, जो यूनानी दार्शनिक हैं, उनके दिमाग में ये विचार पहले से चल रहा था कि परमाणु होते हैं वो द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग हैं, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं परमाणु, परम अणु।
तो ये कोई नया विचार नहीं है। जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स हैं उन्होंने इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि जो पदार्थ या द्रव्य है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो परमाणु होते हैं। उनके अनुसार लगातार विभाजन से, अब जो समझने वाली देखो इसमें जो बात है वो ये है कि कोई भी पदार्थ है हमारे सामने, जैसे ये पेन है आपके सामने, इसको दो भागों में बांट दें, फिर वो जो छोटा भाग मिलेगा उसको फिर से काट दें, दो भागों में बांट दें, उससे जो भाग मिलेगा उसको फिर काट दें। अगर हम इस तरह से उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अब जो पार्टिकल मिलेगा उसको आप और छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते, नहीं बांट सकते। उसका नाम ही क्या है? परमाणु, एटम। ये जो वर्ड निकला है एटम, वो उसका यही मीनिंग है कि जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, नॉन डिविजिबल। यही बात देखो बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में लिखी है कि पदार्थ के लगातार विभाजन से, अगर हम पदार्थ को लगातार छोटे भागों में बांटते चले जाएं तो अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं। अंततः मतलब ये लास्ट स्टेज है इसकी, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, और यही परमाणु है, एटम है। एटम नाम इसका जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें जो शब्द है एटोमियो, इसका अर्थ ही यही होता है बच्चों, अनकटेबल, न काटे जाने वाला, जिसको काटा नहीं जा सकता, या फिर अविभाज्य, जिसका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, नॉन डिविजिबल। तो ये पहले ये विचार केवल, अच्छा अब ये फिलोसफर्स के विचार थे ये कि भाई इस प्रकार से होता है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, और बिना आधार के, बिना वैज्ञानिक तथ्यों के विज्ञान में किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये फिलोसफर्स के दिमाग में ये जो परमाणु की जो बात चल रही थी उसको सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्यों सहित और वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले प्रस्तुत किया जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है उसको बच्चों हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जॉन डाल्टन ने ये जो विचार था परमाणु का उसको वैज्ञानिक तथ्यों सहित प्रेजेंट किया। देखिए 1808 में जॉन डाल्टन ने वैज्ञानिक आधार पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, साइंटिफिक बेसिस पर, वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, द्रव्य का परमाणु सिद्धांत, और इसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो अपना पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम डाल्टन थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक दो बेसिक बातें हैं वो रिवाइज करवा देता हूं, आपको बता देता हूं। उसमें हमने जो डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी उसमें मेन जो बातें जो यहां अपने लिए उपयोगी हैं वो कौन सी हैं कि डाल्टन ने यह कहा कि सभी पदार्थों की जो मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो है परमाणु। सभी पदार्थ परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। तो जो परमाणु है वो संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। कोई भी पदार्थ हो, चाहे सभी पदार्थ परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात डाल्टन ने कही कि भी जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके परमाणु भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग, जैसे तत्वों की बात करें हम तो उन्होंने कहा कि जो कार्बन तत्व है उसके परमाणु अलग प्रकार के होंगे, ऑक्सीजन तत्व है उसके परमाणु अलग प्रकार के होंगे। तो अलग अलग जो पदार्थ हैं, अलग अलग जो तत्व हैं, उनके परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहीं से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली जो बात है कि ये भिन्नता क्या है, क्या फर्क होता है अलग अलग तत्वों के परमाणु में, इस बारे में अपन देखेंगे। तो यहां से केवल इतनी सी बात अपने को ध्यान में रखनी है।
कि सबसे पहले वैज्ञानिक आधार सहित ये जो परमाणु सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। देखिए इसकी काफी सारी बातें, जैसे सबसे जो बेसिक बात है उसी को ले लो आपकी, भाई परमाणु अविभाज्य होता है। आज के समय में हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है। परमाणु में और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें परमाणु को बांटा जा सकता है, लेकिन आज जानते हैं हम ये चीज। लेकिन 1808 में ये बातें कहना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी उस समय की ये थी। इसलिए जॉन डाल्टन के सिद्धांत को हाँ आज के समय में ये मान्य नहीं है इसकी मोस्टली बातें, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के आने के बाद ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में नई नई डिस्कवरी, नए नए रिसर्च हुए, और उसी का परिणाम है कि आज हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में इतना कुछ पता है। चलिए इसके बाद जॉन डाल्टन ने ये जो थ्योरी अपने दी, इससे बच्चों बहुत सारी बातें, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इनको इसकी सिद्धांत की सहायता से समझा जा सकता है। वहीं पर जैसे ग्लास रोड को रेशम के साथ हम रगड़ें तो आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसे इस सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा जा सकता। ये सारी बातें आगे अपने क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल जो ये हमने सारी बातें डिस्कस की, उसमें आपको नोटबुक में क्या लिखना है, नोट्स में आपको क्या लेना है। तो नोट्स में अभी तक जो डिस्कस किया उसमें से सिर्फ एक दो लाइन आएंगी आपके। एक तो ये एटम जो शब्द है, यहां हमने डिस्कस किया था कि एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है अनकटेबल, नॉन डिविजिबल। तो यहां वाली जो बात है ये यहां पर कि एटम शब्द ग्रीक भाषा से आया है, इसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। एक पहला सेंटेंस तो उसमें ये ले लेना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये यहां से ये वाली बात लेनी है आपको कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत ने परमाणु को पदार्थ का मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल माना। बस केवल ये दो चीजें अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें आपको नोट्स में लेनी है। अब बच्चों इसके बाद आज के समय में हम जानते हैं कि भाई प्रत्येक जो परमाणु होता है उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो परमाणु मिलकर बना होता है। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हर एटम के। ठीक है, छोटी क्लासों से आप इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको ऑलरेडी है। अब यहां पर जो सबसे एक्साइटिंग और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में वैज्ञानिकों को सबसे पहले कैसे पता लगा कि भाई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले इनके बारे में कैसे पता चला। तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी मिली, इनकी डिस्कवरी हुई, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीजें आपकी नोटबुक में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अवपरमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से प्रयोगों के माध्यम से हुई, उन प्रयोगों को हम समझेंगे और उनकी डिस्कवरी का जो बिल्कुल जो कंसेप्चुअल जो तरीका है, किस तरह से वन बाय वन स्टेप के साथ ये चीजें डेवलप होती चली गई, ये बच्चों अब हम सीखेंगे। तो चलिए, तो ये रहा बच्चों अपना अवपरमाणविक कणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो अवपरमाणविक कणों की खोज है, इसमें गैसों में विद्युत विसर्जन प्रयोग, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है, ग्लास ट्यूब में कोई भी गैस लेकर के उसमें विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है।
ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनके द्वारा ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी खोज हुई। चलिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें केवल आपको एक फंडामेंटल सी बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि एक जैसे जो समान आवेश होते हैं प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए ये एक बेसिक छोटी सी बात अपने ध्यान में होना जरूरी है कि समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्लियर है आपके? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इसमें कुछ भी आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसको समझने के लिए देखो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर टाइम था लगभग 1850 के आसपास का, उस समय वैज्ञानिकों में जो निर्वात नली का प्रयोग है, वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, या अभी जिसको कह रहे थे कि गैसों में विद्युत विसर्जन से संबंधित जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे थे, काफी प्रचलन में थे उस समय। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से निकल कर आए ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किस तरह से, इसको समझने के लिए यहां पर यह बताया है कि जो फैराडे हैं उन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ में से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड उसमें लगाते हैं उनके ऊपर जो पदार्थ है वो डिपॉजिट हो जाता है। ये सारी बातें 12th क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहां पर इसमें आपको कुछ विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है इलेक्ट्रॉन की खोज में वो ये चीज है। देखो 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनमें से फैराडे विशेष थे। विशेष इस लिहाज से कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकल कर आए। तो फैराडे ने क्या किया, उन्होंने निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब ली, जिन्हें कैथोड किरण नलिका भी कहा जाता है। निर्वात नलिकाएं या जिनका दूसरा नाम है कैथोड किरण नलिकाएं, और उनमें जैसे ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे विद्युत विसर्जन से संबंधित उन्होंने अध्ययन किया। और अब ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किए और उससे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये समझने से पहले बच्चों ये जो वैक्यूम ट्यूब है या जिसको कैथोड किरण नलिका हम कह रहे हैं उसकी संरचना को जानते हैं। तो आपको एक चीज इसमें नोट डाउन करनी है, इलेक्ट्रॉन की खोज हेडिंग डाल लेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे कि फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिका, जिन्हें कैथोड किरण नलिका कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया। यह चीज इसमें आपको नोट करनी है। अब पहले हम इस वैक्यूम ट्यूब को समझते हैं, कैथोड किरण नलिका को समझते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, तब आगे की बात हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ये देखिए बच्चों, कैथोड किरण विसर्जन नलिका आपके सामने यहां पर है। अब इसकी बनावट को डिस्कस करेंगे। तो क्या है इसमें, कैथोड किरण नलिका कांच की बनी हुई है, ग्लास ट्यूब है ये। अब इसमें धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, मेटल के बने हुए दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो सील्ड रहते हैं इसमें। यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर डायग्राम में देखें, ये एनोड, ये धातु का बना हुआ, यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये एनोड, और ये मेटल से ही बना हुआ कैथोड। ये इस ट्यूब के अंदर बिल्कुल सील्ड रहते हैं। सील्ड का मतलब बाहर की जो एयर है वो अंदर और अंदर की बाहर नहीं जा सकती। तो ये इसकी व्यवस्था है। अब इसमें विद्युत विसर्जन, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की, इसके अंदर भरी जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उस समय की जो कंडीशन है बच्चों, देखो विद्युत विसर्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जो विद्युत विसर्जन किया जाता है उसमें दो कंडीशन कौन सी हैं कि इसके अंदर दाब को रखा जाता है कम, निम्न दाब,
और जो विभव है उसको रखा जाता है उच्च। लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल, इन दोनों के पीछे जो तरीका है इसका वो क्या है? देखो, लो प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे? लो प्रेशर के लिए देखिए यहां पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ये अंदर जो भरी हुई एयर है उसको बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो अंदर पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स कम होंगे तो प्रेशर गिर जाएगा। तो जितना हमें प्रेशर चाहिए उस हिसाब से वैक्यूम पंप को हम काम में ले लेते हैं। और हाई वोल्टेज के लिए यहां पर देखिए वोल्टता का सोर्स जो बैटरी है वो यहां पर जुड़ी हुई है। तो ये जो कैथोड किरण विसर्जन नलिका का प्रयोग है उसमें दोनों कंडीशन बच्चों ध्यान में रखनी है। इसमें दाब को निम्न रखा जाता है और विभव को उच्च रखा जाता है। विभव को उच्च रखने का जो कारण है, जो रीजन है, वो ये है कि जब यहां पर वोल्टेज हाई होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कैथोड से। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा यहां पर उतना ही कैथोड पर से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा। अच्छा, दाब को निर्वात पंप द्वारा रेगुलेट करते हैं, ये बात हमने देख ली। जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की जाती है तो नलिका में से कणों की धारा, एक करंट निकलता है, यहां पर एक धारा निकलती है। किससे? कैथोड से। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उससे एनोड की ओर विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो गया और इन किरणों को कैथोड किरण कहा गया। मतलब इस बात को अच्छे से समझें कि जब हमने इसमें निम्न दाब और उच्च वोल्टता लगाई तो हमने देखा कि कैथोड से इस प्रकार से धारा का प्रवाह, किरणों का प्रवाह किस ओर होता है? एनोड की ओर। एनोड की ओर इनका प्रवाह होता है। और क्योंकि ये जो किरणें हैं वो कैथोड से निकली हैं इसलिए हमने इनको कहा कैथोड किरणें। क्या नाम हो गया इनका? कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें बच्चों निम्न दाब पर उच्च वोल्टता पर कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। अब ये जो कैथोड किरणें हैं वो कौन से पार्टिकल से बनी हुई हैं? जिन पार्टिकल से बनी हुई हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी उन पे ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक है। ये सारी बातें क्लियर होंगे जब कैथोड किरणों की विशेषता या उनके गुणों के बारे में हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार दोबारा से देख लें इसको। आपको कौन सी चीज नोट डाउन करनी है इसमें? आपको उसमें केवल ये नोट करना है कि कैथोड किरण कांच की बनी हुई नली होती है, इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड सील किए हुए रहते हैं और निम्न दाब और उच्च दाब पर इस विसर्जन को किया जाता है। जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लगाते हैं तो ये जो किरणें हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर प्रवाहित होती हैं, कैथोड से निकलती हैं, इसलिए बच्चों इनको कैथोड किरणें कहा जाता है। तो ये इसकी जो व्यवस्था है वो समझ में आ गई आपकी। ये देखिए ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, अंदर दाब को कम करना है तो वैक्यूम पंप अंदर की एयर को बाहर निकाल देगा और दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहां पर बैटरी लगाकर इसमें हाई वोल्टेज लगाया गया। इतनी व्यवस्था समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे ये जो कैथोड किरणें हैं इनकी क्या क्या खास बातें हैं, कैथोड किरणों से कौन कौन सी चीजों के बारे में हम जान सकते हैं, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, उसकी बच्चों हम बात करेंगे। तो इसके लिए आ जाते हैं यहां पर अपन। अब जो कैथोड किरणें हमने कहा कि भाई कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती है कैथोड किरणें। अब कोई कैथोड किरणें आंखों से तो दिखाई देती नहीं है कि भाई ये देखो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। कैसे पता चला, कैसे फील किया कि कैथोड से कोई रेज निकल के आ रही है एनोड की ओर? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए क्या किया बच्चों कि जो एनोड लिया वो छिद्रित लिया। एनोड देखिए, एनोड जो लिया उसमें बीच बीच में छिद्र थे। इससे क्या हुआ कि इधर से कोई भी पार्टिकल आएगा तो यहां अगर इसमें छिद्र है तो उससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। देखिए यहां से पार्टिकल आएगा
और यहां अगर छिद्रित है तो वो इसमें से निकल जाएगा। इसमें से निकलने से क्या हुआ कि इसके पीछे की जो सतह है, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है प्रदीप्ति लेप, यानी ये जो सरफेस है यहां पर हम ZnS जिंक सल्फाइड का लेप कर देते हैं। यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप करने का बेनिफिट क्या है, ये प्रतिदीप्ति का गुण होता है इसमें। मतलब कि जब यहां से कोई भी पार्टिकल निकलकर इस छिद्र में से निकलकर इस पे आके टकराएगा, तो जैसे ही वो पार्टिकल इस ZnS की सतह पे टकराएगा, वहां पर एक चमक उत्पन्न होती है, और उस चमक को देखने से हमें यह पता लग जाता है कि हां, कोई पार्टिकल्स कैथोड की तरफ से आ रहे हैं और एनोड में से होते हुए इस सतह पे जाके टकरा रहे हैं, यहां पर मार रहे हैं। तो ZnS की जो प्रदीप्ति सतह है उससे इस बात का एहसास होता है कि यस, कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स मूवमेंट करके एनोड की तरफ आ रहे हैं, ये इससे पता चला। क्लियर है बात? ये प्रदीप्ति लेप किसका किया जाता है? यहां पर जिंक सल्फाइड का। अब देखिए, ये जो रेज निकल के कैथोड से एनोड की ओर आ रही हैं, जिनको हम कह रहे हैं कैथोड किरणें, उनकी खास खास बातें, खास खास विशेषताएं उसकी, ये देखते हैं, इनको समझते हैं। तो पहली बात बच्चों इसमें देखें, कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। ये बात हो चुकी, डिस्कस कर चुके हम। कैथोड से निकलती है, एनोड की ओर जाती है। चलिए, ये किरणें खुद दिखाई नहीं देती हैं, इस बात को अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, खुद दिखाई नहीं देती। इनके व्यवहार को कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ, जिनको कहते हैं स्फुरदीप्ति या प्रतिदीप्ति की उपस्थिति में देखा जाता है, और वहां पर जैसे ही वो कण टकराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यस, कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हैं। ये सेम ही बात तो टीवी की जो स्क्रीन होती है उसके पीछे लंबी सी, कभी आपने टीवी खुला हुआ देखा होगा, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं जिसको, पीछे से होती है, सेम उसका ये होता है, जो पार्टिकल्स निकलकर जाकर जैसे स्क्रीन के ऊपर वो जो सतह होती है उस पर टकराते हैं, तो वहां से वो चमक दिखाई देती है, चमक वहां पर उत्पन्न होती है। चलिए, तो प्रतिदीप्त पदार्थों की सतह लेपित होती है, उसकी वजह से कैथोड किरणों को हम महसूस कर सकते हैं, बाकी आंखों से दिखाई नहीं देती। क्लियर पॉइंट ये? ओके। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें बच्चों, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगर जैसे यहां पर हमने साइड में ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसके साइड में न कोई विद्युत क्षेत्र लगाया है, न कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड नहीं है तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जाती है, और छिद्र की में से होते हुए जाकर सामने पार्टिकल टकरा जाते हैं। किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि साहब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं है तब तो सीधी रेखा में गमन करते हैं, अगर वो हैं तो उसके लिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो तो कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ये ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है, यहां पर हम इधर मान लीजिए बच्चों धनात्मक यानी प्लस प्लेट लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं हम ऋणात्मक प्लेट। अब इधर से जो पार्टिकल्स आते हैं, अगर ये विद्युत क्षेत्र लगा रहा है तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं इस तरह से। प्लस जो प्लेट है उसकी ओर इनका डेविएशन देखा जाता है, और प्लस प्लेट की ओर ये मुड़ रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर खुद पर कैसा आवेश है, माइनस। ये शुरू में हमने क्लियर कर लिया था, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो कैथोड किरणें जिन पार्टिकल से बनी हुई हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है। ये बात कैसे क्लियर हुई? ये बात तब क्लियर हुई जब हमने इस विसर्जन नलिका के ऊपर दो तरह की धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें लगाई, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो धनात्मक प्लेट है उसकी ओर मुड़ते हैं, धनात्मक प्लेट की ओर डेविएशन इनका होता है, तो धनात्मक की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब खुद उनके ऊपर कैसा आवेश है, माइनस।
तो इनका व्यवहार ऋणावेशित कणों के समान होता है और इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं और इन्हीं कणों को कहा गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? तो इन पार्टिकल्स पे जो आवेश है, जो चार्ज है, उसकी नेचर को हमने जान लिया कि यस ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब कैथोड किरणों के लक्ष्य, अच्छा अगली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि कैथोड किरण जो कि इलेक्ट्रॉनों से बनी हुई हैं, उनके जो भी गुण होते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है, वो कैथोड नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाहता है कि यदि इस डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे मेटल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, मान लीजिए पहले अपन ने कॉपर के लगाए, उसके बाद प्लेटिनम के लगाए, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोड का पदार्थ कोई भी ले लो आप, उससे जो कैथोड किरणें प्राप्त होती हैं उनकी नेचर पर या उनकी प्रकृति में, उनके गुणों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से इस ट्यूब में आप कोई भी गैस भर लें, चाहे उसमें चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, कोई भी गैस ले लें इस ट्यूब में, ये जो कैथोड किरणें बनती हैं इनके गुणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसका मटेरियल क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपने कौन सी गैस ली है ट्यूब में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच्चों हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल है। कोई भी पदार्थ ले लें, चाहे आप कोई भी गैस भर लें, चाहे आप इलेक्ट्रोड के रूप में, चाहे कोई भी मेटल ले लिया आपने, लेकिन जो कैथोड किरणें बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, उनके गुणों में किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब पदार्थ चाहे कोई भी ले लें, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा प्राप्त होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ के मूल कण हैं, हर पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर बात पूरी? तो अब इसमें आ जाते हैं, दोबारा से इसको समराइज कर लेते हैं कि ये जो विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग है या कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग है, उसमें आपको कौन कौन सी बातें नोट करनी है। बिल्कुल उस समरी के रूप में थोड़ी सी तो इसकी संरचना बतानी है कि ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड सील्ड रहते हैं इसमें, और निर्वात पंप लगा हुआ रहता है, और इसमें ट्यूब में निम्न दाब रखा जाता है और वोल्टता हमेशा उच्च रखी जाती है। उसके बाद साथ में डायग्राम आ जाएगा, तो नलिका की क्या व्यवस्था है, क्या बनावट है, वो बात क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम बना लेंगे आप साथ में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बातें आपको लिखनी है, वो जो कैथोड किरणों की विशेषता हमने पढ़ी, ये आपको नोट करनी है सर। आप डायग्राम बनाएंगे तो दो तरह के जो डायग्राम देखे, दूसरे वाला बना लेना आप, क्योंकि उसमें साथ में वो स्फुरदीप्त पदार्थ की ZNS की जो लेपन किया हुआ है वो बात भी उसमें इंक्लूड है, तो वो बना लेना, तो दोनों की बातें उसमें आ जाएंगी। अच्छा, उसमें जो कैथोड किरण की विशेषता, नंबर 1, जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर गमन करती हैं। नंबर 2 बात, इन्हें स्फुरदीप्त पदार्थ की सहायता से महसूस किया जाता है। सामने जो छिद्रित एनोड होता है उसके पीछे जो ZNS का लेप होता है, उस पे जाके जब पार्टिकल्स टकराते हैं उससे हमें पता चलता है कि यस कैथोड किरणें चल रही हैं, उनका प्रवाह हो रहा है। तीसरी बात हमने इसमें देखी कि भाई कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यदि नहीं लगा रखा है तो वो सीधी रेखा में गमन करती हैं, और जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तब उनका व्यवहार किसके समान होता है? ऋणावेशित कणों के समान। इसी से ये बात प्रूव होती है कि कैथोड किरणें जिन पार्टिकल्स से बनी हुई हैं उनके ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, और उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। ये डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, उन्हीं पार्टिकल्स का नाम हुआ इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा कि जो ट्यूब है उसमें इलेक्ट्रोड आप चाहे किसी भी पदार्थ का बना हुआ ले लें, उस ट्यूब के अंदर चाहे कोई भी गैस आप ले लें,
जो बनने वाली जो कैथोड किरणें हैं उनके गुणों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। वही कैथोड किरणें उन्हीं गुणों वाली, उन्हीं विशेषताओं वाली कैथोड किरणें बनती हैं और उनका ही वो व्यवहार रहता है। इसका मतलब पदार्थ चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके मूल घटक हैं, मूल अवयव हैं। तो ये कैथोड किरणों की विशेषताओं के जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों आपको नोट करने हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना, इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से, बात सारी क्लियर होगी। कौन से पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया अच्छे से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज है, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज कितना है उनके ऊपर, आवेश की मात्रा क्या है, इनका द्रव्यमान मास क्या है, इनका जो E/m जिसको बोलते हैं अपन, चार्ज बाय मास रेशियो है, वो कितना है, इन सारी बातों को, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी होने के बाद इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जो और जानकारियां हैं, इनकी तरफ बढ़ने के लिए या इन जानकारियों को जुटाने में जे थॉमसन का एक बड़ा रोल है। यही जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, कैथोड किरण नली का विसर्जन के जो प्रयोग चल रहे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की कैलकुलेशन की और उसी से उनका चार्ज, मास, सारी चीजें निकल करके आई। तो अब देखते हैं जे थॉमसन ने किस प्रकार से E/m की कैलकुलेशन की और वो कितना आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। तो इसके लिए जे थॉमसन ने बाकी जो कंडीशंस थी वो तो थी ही, जो नॉर्मली विसर्जन नलिका में लेते हैं। इसके अलावा स्पेशल या विशेष क्या किया थॉमसन ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाए। ये थॉमसन के प्रयोग की खास बात थी कि उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आरोपित किए विसर्जन नलिका पर, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें या उनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो उनमें कितना अपने पथ से विचलन होता है, डेविएशन किस तरफ हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके ऊपर थॉमसन ने प्रयोग किए। अपने प्रयोगों में थॉमसन ने क्या कंक्लूजन निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, उनको समझने के लिए बच्चों पहले थॉमसन की जो प्रायोगिक व्यवस्था थी उसका जो डायग्राम है उसको देखना जरूरी है। इसी से सारी बात क्लियर होगी बच्चों अपने दिमाग में। ये देखिए थॉमसन की जो प्रायोगिक व्यवस्था है, ये कैथोड है यहां पर और ये छिद्रित एनोड है। इसके बाद यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है और सामने जो प्रतिदीप्त पदार्थ है, स्फुरदीप्ति के गुण वाला जो पदार्थ है वो लगा हुआ है, ताकि हमें पता लग जाए कि पार्टिकल्स किस दिशा में या कौन सी जगह जाकर टकरा रहे हैं। प्रायोगिक व्यवस्था देख लिया आपने, और ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं थोड़ी शैडो सी बनी हुई है यहां पर, ये स्फुरदीप्त स्क्रीन है जहां पर पार्टिकल्स टकराते हैं तो हमें पता लग जाता है। अच्छा, अब जैसे ही ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो उनका विचलन किस साइड में होगा, कितना होगा, ये बातें कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है थॉमसन के प्रयोग। उसमें क्या क्या बातें हैं देखो बच्चों, कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विचलन अधिक होता है। भाई विचलन जैसे प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखिए केवल पहले हमने क्या किया, केवल विद्युत क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये प्लस प्लेट की ओर जाएंगे। अब प्लस प्लेट की ओर ये कितना मुड़ेंगे, भाई किस कारण से मुड़ रहे हैं आप बताओ, आवेश के कारण से, विपरीत प्रकृति का आवेश है इस कारण से मुड़ रहे हैं। अब अगर आवेश ज्यादा होगा तो विचलन ज्यादा होगा और अगर आवेश कम है तो विचलन कम होगा। तो यही बात यहां पर कही गई है कि कण पर ऋणावेश का मान ज्यादा होता है तो विचलन भी ज्यादा होता है। नंबर 2 बात, अब एक बात अपने सोच सकते हैं कि अगर ये जो ट्रेवल करने वाला पार्टिकल है ये हल्का होगा तो ज्यादा मुड़ेगा या भारी होगा तो ज्यादा मुड़ेगा।
हल्का होगा। यही बात इसके दूसरे पॉइंट में है कि कण का जो द्रव्यमान होता है, यानी कण जब हल्का होता है तो उसका विचलन ज्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है ये कि लाइट पार्टिकल होगा तो उसका विचलन ज्यादा होगा, उसको विपरीत प्रकृति का आवेश ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींचेगा। नंबर 3 बात, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, इलेक्ट्रोड पर वोल्टता और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन का मूल पथ से विचलन बढ़ेगा। भाई यहां पर प्लस प्लेट है, उसकी ओर इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा है, अगर हम इस प्लस प्लेट पे चार्ज बढ़ा दें तो क्या होगा, वो ज्यादा तेजी से ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये 3 कंक्लूजन जे थॉमसन ने बच्चों अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले। कौन कौन से? कि जब पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होता है तो उसका विचलन अधिक होता है, जब उसका वेट कम होता है, वो लाइट वेट होता है तो विचलन ज्यादा होता है, और जो हमने चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रखे हैं उनका अगर मान ज्यादा है तो विचलन अधिक होता है। ये जो जे थॉमसन का बच्चों एक्सपेरिमेंट था, उसके आधार पर वो कौन से निष्कर्ष पे थॉमसन पहुंचे, ये देखिए। थॉमसन ने अपने इन प्रयोगों से जो महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकाला वो देखिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, E/m, E यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज, और नीचे है द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Me लिखा है इसको। इसका मान 1.758820 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। सी यहां पर कूलाम को बता रहा है, आवेश की इकाई, और केजी द्रव्यमान के ऊपर आवेश, नीचे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को नीचे से ऊपर लिया तो केजी इनवर्स हो गया, घात -1 लगा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मान है, इसको बच्चों अपने को याद रखना है, काफी उपयोगी है ये अपने लिए। अब मोस्टली वो क्या करते हैं कि राउंड ऑफ में अपन सीधा इसको लिख देते हैं 1.76 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम केजी इनवर्स। ये मोस्टली हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसके जो राउंड ऑफ